हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीपीएस अड्डा। बीपीएस अड्डा पर आप सभी का स्वागत है। प्रतियोगिता दर्पण के 5000 प्लस एमसीक्यू सीरीज में आप सभी का स्वागत है। इस सेशन में हम लोग 5000 प्लस प्रतियोगिता दर्पण के क्वेश्चन करने वाले हैं। जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स प्लस स्टैटिक क्वेश्चन होंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट लगेगा, उन सभी को यहाँ पर आपको डिस्कस किया जाएगा। 2021 से लेकर के 2022 पूरे एक साल का करंट अफेयर्स आप समझ लीजिए। पूरे एक साल का करंट अफेयर्स आपको इसमें मिलेगा और 5000 क्वेश्चन अगर आप कर लेते हैं तो करंट अफेयर्स पर पकड़ आपकी काफ़ी मजबूत हो जाएगी और अच्छे अच्छे प्रश्न होंगे। कोई ऐसा प्रश्न नहीं होगा जो आपको छूट जाएगा। अगर आपने पढ़ा होगा प्रतियोगिता दर्पण तो ये काफ़ी आपके लिए फ्रूटफुल साबित होने वाला है, क्योंकि एक तरीके से आपका रिवीजन भी हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सेशन को। लगभग 50 से 55 क्वेश्चन हम डेली की वीडियो में डालेंगे, क्योंकि अगर ज़्यादा क्वेश्चन हम डालते हैं तो वीडियो लंबा होने की संभावना है। अगर आपको लगता है कि क्वेश्चंस को बढ़ाया जाए, 55 से 100 किया जाए या 150 किया जाए, तब भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिएगा। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में पारित एक अध्यादेश के अनुसार सीबीआई के निदेशक यानी सीबीआई डायरेक्टर व प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी इन्फोर्समेंट डायरेक्टर बोलते हैं कि निदेशकों के कार्यकाल को अब कितने वर्ष तक बढ़ाया जा सका। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हाल ही में देखते होंगे कि आप सीबीआई और ईडी ये दो ऐसी एजेंसियां हैं जो आए दिन चर्चा में रहता है। कभी सीबीआई छापा मारता है तो कभी इन्फोर्समेंट डायरेक्टर छापा मारता है। तो ये दोनों जो हैं काफी प्रोमिनेंट बन गए हैं आज के दिन में। तो एक अध्यादेश जारी हुआ था। देश की दो प्रमुख जांच एजेंसियां जो केंद्रीय जांच एजेंसी हैं वो कौन कौन है? सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी और इन्फोर्समेंट डायरेक्टर। इनके निदेशकों के जो कार्यकाल था, अब तक क्या होता रहा था कि 2 वर्ष ही रहता था। जो इनके डायरेक्टर होते थे सीबीआई और ईडी के, इनके कार्यकाल 2 वर्ष ही रहते थे। और जब भी विशेष परिस्थिति होता था, लगता था कि भाई सरकार को ऐसा लगता था कि इनके डायरेक्टर के कार्यकाल को बढ़ाया जा सके, तो ऐसे केस में 1-1 वर्ष के लिए इसमें वृद्धि किया जा सकता था। लेकिन अब क्या कर दिया गया है, अध्यादेश लाया गया जिससे इनकी जो समय सीमा है, जो कार्यकाल की अधिकतम समय सीमा है, 2 वर्ष के स्थान पर अब 5 वर्ष तक कर दिया गया है। तो ध्यान रहे, 2 वर्ष के स्थान पर 5 वर्ष कर दिया गया है। तो इस प्रश्न का जो आपका आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, 5 ईयर। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के अनुसार देश के सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार किस शहर को दिया गया है? तो इंदौर को लगातार 5वें वर्ष देश का सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में दिया गया। लगातार 5वां वर्ष है जब इंदौर को यह स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। तो इस प्रश्न का आंसर आपका क्या हो जाएगा? इंदौर। एक चीज और, स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार जो है वो कौन देता है? स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार जो है आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है। तो यह भी प्रश्न बनता है, हमने यहाँ नहीं बनाया है। आप यहाँ पर फॉर्मुलेट कर सकते हैं क्वेश्चन कि स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार जो है किस मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है? तो आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के अनुसार देश के सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार किसको दिया गया? तो इंदौर को दिया गया और यह 5वां लगातार वर्ष था जब इसे दिया गया। राइट, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, भारत ने स्कॉर्पियन श्रेणी की 6 पनडुब्बियों के निर्माण के लिए किस देश से समझौता किया है, जिसका निर्माण मुंबई स्थित मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स के द्वारा किया जाएगा? साइंस एंड टेक्नोलॉजी का प्रश्न है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी जो 6 प्रोजेक्ट 75 के तहत बनने थे, परियोजना 75 के तहत बनाया गया है इसे, और इसको बनाने में भारत ने जिस देश से मदद लिया है वो है फ्रांस। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फ्रांस। अगर हम बात करें 6 पनडुब्बियों की, टोटल आपने यहां डिस्कस किया 6 पनडुब्बी। कितने पनडुब्बी? 6 स्कॉर्पियन सीरीज की न्यूक्लियर बेस्ड ये पनडुब्बी है। तो 6 पनडुब्बी जो है वो कौन कौन है? तो पहला पनडुब्बी जो था वो था आईएनएस कलवरी। यह भी मैं बता देता हूं, पहला क्या था? आईएनएस कलवरी था। राइट। दूसरा पनडुब्बी कौन था? तो दूसरा पनडुब्बी था खंडेरी। तीसरा पनडुब्बी कौन था?
तीसरा, इस सीरीज का यानी स्कॉर्पियन सीरीज में टोटल 6 पनडुब्बी बनने हैं प्रोजेक्ट 75 के तहत, और हम फ्रांस देश से मदद ले रहे हैं। जो तीसरा पनडुब्बी था, तीसरा पनडुब्बी का नाम था INS करंज, INS करंज। चौथा पनडुब्बी कौन था? तो चौथा पनडुब्बी आपका था कौन सा? INS वेला। पांचवा और छठा की अगर हम बात करें, टोटल 6 हैं, तो पांचवा और छठा जो है वो है INS बगीर और INS बागसीर। ध्यान दीजिएगा, बगीर अलग है और बागसीर अलग है। स्पीड अगर आपको कम लग रहा हो तो फास्ट फॉरवर्ड मोड में जाकर के आप स्पीड को बढ़ा सकते हैं, 1.25 कर लीजिए या 1.50, जो भी आपको सहूलियत लगे कर सकते हैं। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 4, बिहार दिवस 2022 का थीम क्या था? देखिए, हाल ही में 22 मार्च को बिहार दिवस यानी बिहार के स्थापना दिवस के रूप में मनाया गया, और बिहार दिवस हर साल 22 मार्च को बिहार के स्थापना दिवस के रूप में मनाते हैं। वर्ष 2022 का जो थीम था वह था जल जीवन हरियाली। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जल जीवन हरियाली। क्वेश्चन नंबर 5, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 26 यूनाइटेड नेशन का ये सम्मेलन है, कहां संपन्न हुआ? तो जलवायु परिवर्तन पर जो संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन है, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 26, कहां पर संपन्न हुआ? स्कॉटलैंड के ग्लासगो में अक्टूबर से लेकर नवंबर यानी 31 अक्टूबर से लेकर के 13 नवंबर 2021 को संपन्न हुआ। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है यार। तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जो संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन का सम्मेलन कहां पर संपन्न हुआ? तो स्कॉटलैंड के ग्लासगो में। तो इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, ग्लासगो। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन इंटरनेशनल सोलर अलायंस IASA, आप जानते होंगे कि भारत और फ्रांस की इनिशिएटिव से IASA का गठन 2015 में किया गया था। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का गठन भारत और फ्रांस के नेतृत्व में किया गया था 2015 में, और अमेरिका इसका 101वां सदस्य बना। और यही वो मीटिंग था ग्लासगो वाला जिसमें अमेरिका ने अपना सदस्यता की घोषणा किया था। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 101। अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 101वां देश यानी सदस्य बना। अगला प्रश्न देखिए, डॉट मिशन का संबंध किस देश से है? काफी अच्छा प्रश्न है और यह साइंस और टेक्नोलॉजी सेक्शन से आपको प्रश्न बनता है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का काफी बेहतरीन प्रश्न है यह। तो एस्टेरॉयड आपने देखा होगा, एस्टेरॉयड कहने का मतलब है क्षुद्र ग्रह, ठीक है। एस्टेरॉयड का मतलब क्या होता है? क्षुद्र ग्रह। तो अंतरिक्ष में जितने भी विद्यमान ज्ञात और अज्ञात क्षुद्र ग्रह हैं उनकी संख्या तो आप जानते ही हैं, हजारों में बताई जाती है। और इसकी जो दिशा है, ऐसा माना जा रहा है कि इसकी दिशा पृथ्वी की ओर अग्रसित है, और इसी की दिशा को बदलने के लिए यानी एस्टेरॉयड यानी क्षुद्र ग्रह ऐसा ना हो कि पृथ्वी से जाके टकरा जाए और कुछ विध्वंस फैले, इससे पहले अमेरिका ने एक डॉट मिशन चालू किया। और तो इस प्रश्न में आपसे यही पूछा गया है कि डॉट मिशन का संबंध किस देश से है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अमेरिका। अब किस लिए, अगर ये पूछे कि डॉट मिशन का जो है किस लिए चालू किया गया है, तो एस्टेरॉयड का मार्ग बदलने के लिए नासा का यह डॉट मिशन है। नासा वहां का स्पेस एजेंसी है, कहां का? अमेरिका का। तो एस्टेरॉयड मतलब क्षुद्र ग्रह, तो क्षुद्र ग्रह को जो पृथ्वी की तरह मार्ग है उसको बदलने के लिए अमेरिका के नासा ने डॉट मिशन शुरू किया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की शुरुआत जो है जब कोविड स्प्रेड हुआ था, तो खाद्यान्न को सुरक्षा के लिए गरीबों को खाद्यान्न मिलते रहे, इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा मार्च 2020 में शुरू किया गया था। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मार्च 2020। अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, रणजी ट्रॉफी के विजेता कौन सा टीम रहा? देखिए स्पोर्ट्स से प्रश्न है, रणजी ट्रॉफी 2021-22
ईयर याद रखिएगा। रणजी ट्रॉफी 2021-22 की विजेता कौन सी टीम रहा? यह प्रश्न इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि पहली बार मध्य प्रदेश ने रणजी ट्रॉफी जीता है, तो इसीलिए यह प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है। सबसे ज्यादा रणजी ट्रॉफी अब तक मुंबई ने जीता है और पहली बार जो है मध्य प्रदेश रणजी ट्रॉफी 2021-22 के विजेता रहा। इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? जैसा कि आपको सभी को मालूम होगा कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हर वर्ष 21 जून को मनाया जाता है, तो इस प्रश्न का आंसर हो गया ऑप्शन डी, 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। वर्ष 2022 में जो योग दिवस था उसका थीम क्या था? तो उसका थीम था योगा फॉर ह्यूमैनिटी। क्या था? योगा फॉर ह्यूमैनिटी। तो थीम याद रखिएगा, योगा फॉर ह्यूमैनिटी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 का थीम था। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत की नई अस्थायी प्रतिनिधि कौन होंगे? तो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव जो है भारत से संयुक्त राष्ट्र संघ में, वो अब कौन होंगे? तो वो होंगे रुचिरा कंबोज। रुचिरा कंबोज श्री टी.एस. कृष्णमूर्ति की जगह लेंगे। तो पहले अभी श्री टी.एस. कृष्णमूर्ति थे, अब रुचिरा कंबोज हो गई है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत की नई अस्थायी प्रतिनिधित्व कौन होंगे? तो रुचिरा कंबोज। इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन ए, रुचिरा कंबोज। और ये किनका जगह लिए? श्री टी.एस. कृष्णमूर्ति का जगह लिए। क्वेश्चन नंबर 13 है, विश्व व्यापार संगठन का 12वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन, यहां ध्यान दीजिएगा, विश्व व्यापार संगठन यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का 12वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहां संपन्न हुआ? तो विश्व व्यापार संगठन यानी WTO का 12वां मंत्री सम्मेलन जो है जिनेवा में संपन्न हुआ। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जिनेवा। यहां पर देखिएगा, WTO का जो मंत्री सम्मेलन 12वां है वह 11 से लेकर 17 जून 2022 को जिनेवा में संपन्न हुआ था। और वर्तमान में WTO के महानिदेशक हैं नगोजी ओकांजा। कौन है? नगोजी ओकांजा। तो इनका नाम भी आप याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 14 है, हाल ही में जारी किए गए RBI के एक रिपोर्ट के अनुसार मार्च 2022 के अंत तक भारत पर कुल विदेशी ऋण कितना था? इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से। मार्च 2022 के अंत तक याद रखिएगा, यह प्रश्न जो है मार्च 2022 के अंत तक भारत पर कुल विदेशी ऋण कितना था? तो भारत पर कुल विदेशी ऋण था $620.7 अरब। अगर हम GDP की बात करें, GDP के प्रतिशत के रूप में बात करें, तो यह जो संख्या है बन जाता है 19.9%। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, $620.7 अरब। क्वेश्चन नंबर 15 है, करेंसी नोटों की छपाई होती, मतलब जो करेंसी नोटों को छपाई होता है उसके लिए सालबोनी प्रिंटिंग प्रेस जो है वो किस राज्य में स्थित है? तो आप सभी को मालूम होगा कि करेंसी नोट का छपाई के लिए दो प्रेस, एक मैसूर प्रिंटिंग प्रेस और एक सालबोनी प्रिंटिंग प्रेस है। कौन कौन? मैसूर प्रिंटिंग प्रेस और सालबोनी प्रिंटिंग प्रेस है, जबकि दो प्रेस जो है नासिक और देवास में स्थित है। ठीक है, कौन कौन? नासिक और देवास में स्थित है। इसमें मैसूर व सालबोनी स्थित प्रेस RBI के स्वामित्व में है, जबकि जो ये है आपको मैसूर और सालबोनी किसके नेतृत्व में है? RBI के नेतृत्व में है, यानी भारतीय रिजर्व बैंक जो है इसको नियंत्रण में है। जबकि नासिक और देवास वाला जो प्रेस है वह केंद्र सरकार के स्वामित्व में है। तो ध्यान रखिएगा, सालबोनी प्रिंटिंग प्रेस और मैसूर प्रिंटिंग प्रेस, ये करेंसी के लिए जो प्रिंटिंग प्रेस है सालबोनी और मैसूर, यह RBI के नेतृत्व में है। वहीं आपको नासिक और देवास वाला जो है वह किसके नेतृत्व में है? केंद्र सरकार के नेतृत्व में है। अब आपसे प्रश्न में पूछा गया है कि करेंसी नोटों के छपाई होते हेतु सालबोनी प्रिंटिंग प्रेस किस राज्य में स्थित है? तो यह है पश्चिम बंगाल में स्थित है। कहां पर? पश्चिम बंगाल में, मिदनापुर के आसपास यह स्थित है। अगला प्रश्न, भारत के पहले यात्री ड्रोन का नाम क्या है जिसका हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा अनावरण किया गया है? तो यात्री ड्रोन यानी पैसेंजर ड्रोन, राइट। अब तक आपने देखा था ड्रोनों की अगर हम बात करें तो ड्रोन का जो प्रयोग होता आ रहा था वो किसके लिए हो रहा था? ड्रोन का प्रयोग हो रहा था रेकी के लिए, यानी एरियल रेकी के लिए, एरियल स्प्रे के लिए, मेडिसिन के लिए। कोविड के समय आपने देखा था कि कई बार मेडिसिन पहुंचाया गया था। इवन
आपको कॉम्बैट ड्रोन भी आपको मिलेगा। कॉम्बैट ड्रोन मतलब आपको किसी देश के साथ अगर लड़ाई होता है तो कॉम्बैट ड्रोन को आप इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन यह पहली बार है जब भारत की हम बात कर रहे हैं तो भारत के द्वारा पहली बार पैसेंजर ड्रोन का अनावरण किया गया है। इसकी क्षमता की अगर हम बात करें तो 130 केजी तक के वजन को यानी पेलोड को यह कैरी कर सकता है, और ये 25 केजी लोड को उठाकर 25 किलोमीटर तक जा सकता है। यानी 130 केजी का जो लोड है कैरी कर सकता है और 25 किलोमीटर तक इसका रेंज है, और 25 से 33 मिनट तक इसका एंड्योरेंस टाइम है। एंड्योरेंस टाइम मतलब ये फ्लाई कर सकता है इतने मिनट तक, और इसका जो नाम दिया गया है वो दिया गया है वरुण। तो याद रखिएगा, भारत के पहले यात्री ड्रोन जिसका हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा अनावरण किया गया था उसका नाम क्या है? वरुण है। क्वेश्चन नंबर 17, 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार जो है वह तुलसीदास जूनियर को दिया गया है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा तुलसीदास जूनियर। एक चीज और मैं बता दूं कि 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह जब हुआ था तो उसमें बेस्ट एक्टर का जो अवार्ड है अजय देवगन और सूर्या को दिया गया था। किसको? अजय देवगन एंड साउथ का एक एक्टर हैं सूर्या, उनको दिया गया था बेस्ट एक्टर का अवार्ड। अजय देवगन को तानाजी द अनसंग वॉरियर के लिए और सूर्या को सुराराई पोत्रू के लिए यह अवार्ड दिया गया है। तो बेस्ट एक्टर का अवार्ड अजय देवगन और साउथ के एक एक्टर हैं सूर्या, उनको दिया गया है। और बेस्ट हिंदी फीचर फिल्म की अगर हम बात करें तो वो है तुलसीदास जूनियर। क्वेश्चन नंबर 18 है, इसरो के वर्तमान में चेयरमैन कौन है, यानी अध्यक्ष इसरो के कौन हैं? तो वर्तमान में इसरो के चेयरमैन हैं एस सोमनाथ। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एस सोमनाथ। वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष, देखिए नीति आयोग की अगर बात करें हम तो नीति आयोग के चेयरमैन कौन होते हैं? नीति आयोग का चेयरमैन होते हैं स्वयं पीएम, प्रधानमंत्री। और वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? श्री नरेंद्र मोदी। तो अगर आपसे प्रश्न पूछता है कि नीति आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यहां पूछा है उपाध्यक्ष, तो उपाध्यक्ष वर्तमान में है श्री सुमन बेरी जी। सुमन बेरी जी वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। अगर सीईओ पूछ लेता, सीईओ नीति आयोग के पूछ लेता तो आपका आंसर हो जाता परमेश्वरन अय्यर। तो सीईओ वर्तमान में है परमेश्वरन अय्यर, वही उपाध्यक्ष कौन है वर्तमान में? सुमन बेरी, और अध्यक्ष कौन है? स्वयं प्रधानमंत्री मोदी। अगला प्रश्न, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में भारत का स्थान क्या रहा? देखिए हेनले पासपोर्ट इंडेक्स क्या होता है? एक हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जो होता है यह दिखाता है कि किस देश की पासपोर्ट यानी सिक्योरिटी, आप जब फ्लाइट लेने जाते हैं तो मजबूत है, वहां की अच्छी चेकिंग व्यवस्था है। तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में भारत का स्थान रहा 87वां, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। इसमें टॉप पर कौन रहा? तो टॉप पर है जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्च 2022 में घोषित 75th बाफ्टा अवार्ड में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया? बाफ्टा अवार्ड 75वें बाफ्टा अवार्ड मार्च 2022 में घोषित किया गया था। अब आपसे प्रश्न पूछ रहा है कि सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया था? तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड जो है द पावर ऑफ द डॉग को दिया गया था। किसे? द पावर ऑफ द डॉग को दिया गया था। अगला प्रश्न है 13वें शीतकालीन पैरा ओलंपिक खेलों में किस राष्ट्र का सर्वश्रेष्ठ यानी किस राष्ट्र का सर्वाधिक पदक जीतकर पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर रहा? क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि 13वें शीतकालीन पैरा ओलंपिक खेल में कौन सा ऐसा राष्ट्र था जो सर्वाधिक पदक जीता और पदक तालिका में सर्वश्रेष्ठ यानी टॉप पोजीशन पर रहा? तो 13वें शीतकालीन पैरा ओलंपिक खेल में चीन जो है टॉप पर रहा, और इसीलिए इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, चीन। क्वेश्चन नंबर 23 है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की कहां पर स्थापना करने का निर्णय मार्च 2022 में लिया गया है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की स्थापना जो है भारत में किया जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत में। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की स्थापना भारत में किया जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, आर्किटेक्चर के क्षेत्र का प्रतिष्ठित प्रित्जर पुरस्कार मार्च 2022 में किसे देने की घोषणा की गई है? तो आर्किटेक्चर के क्षेत्र का प्रतिष्ठित प्रित्जर पुरस्कार, तो प्रित्जर पुरस्कार आर्किटेक्चर के क्षेत्र में दिया जाता है और ये जो है किसे देने की घोषणा की गई है? तो इसे दिया गया है डी फ्रांसिस केरे को। किसे? डी फ्रांसिस केरे। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी फ्रांसिस केरे। क्वेश्चन नंबर 25। तो आई होप ये जो प्रश्न है आपको अच्छा लग रहा होगा। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को अपने ग्रुप में शेयर भी कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 25, बुद्धकालीन स्थल अवंती का संबंध वर्तमान में किस राज्य से है? यह प्रश्न देने का पीछे उद्देश्य यह है, सारा प्रश्न जो है आपको पीडी से मिलेगा, प्रतियोगिता दर्पण का एक एक प्रश्न आपको करवाया जाएगा। इसको देने के पीछे कुछ चर्चित जगह आपने पढ़ा होगा प्रतियोगिता दर्पण में, तो उससे भी हमने ऑब्जेक्टिव बनाया है। तो बुद्धकालीन स्थल अवंती का संबंध वर्तमान में मध्य प्रदेश से है, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मध्य प्रदेश। इस स्थान यानी वर्तमान में जो अवंती की जो पहचान किया गया है मध्य प्रदेश के उज्जैन नामक नगर से की जाती है। उज्जैन, वर्तमान में जो उज्जैन है उसे पहले अवंती कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 26 है, अतरंजी खेड़ा का संबंध किस राज्य से है? बुद्धकालीन रहे या हड़प्पा कालीन रहे, इस सारे स्थलों को आपको जानना चाहिए। बुद्ध, हड़प्पा कालीन, जैन कालीन, ये जो ऋग्वैदिक काल के समय की चीजें, आपको ये सारी चीजें आपको हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मालूम होना चाहिए। और एसएससी, रेलवे हो या स्टेट पीसीएस हो या यूपीएससी हो, कहीं भी कोई एग्जाम दीजिए, ये सब प्रश्न आपको दिखेंगे। अतरंजी खेड़ा का जो संबंध है वो वर्तमान में उत्तर प्रदेश से है, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में एटा जिले से 10 मील की दूरी पर काली नदी के तट पर यह स्थान है। कौन? अतरंजी खेड़ा। तो यह भी याद रखिएगा कौन सी नदी के किनारे है, तो काली नदी के किनारे है अतरंजी खेड़ा। अगला प्रश्न देखते हैं, नवरोज त्योहार इनमें से किस समूह के द्वारा मनाया जाता है? नवरोज त्योहार इनमें से किस समूह के द्वारा मनाया जाता है? मुस्लिम, पारसी, सिख, हिंदू। तो नवरोज त्योहार जो है वह पारसी का नववर्ष है। पारसी का नववर्ष कौन सा है? नवरोज त्योहार। तो प्रतिवर्ष 21 मार्च को पारसी का नववर्ष नवरोज मनाया जाता है। तो इस प्रश्न का आंसर हो गया ऑप्शन बी पारसी। क्वेश्चन नंबर 28 है, विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2021 के अनुसार दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी कौन रहा? विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2021 के अनुसार आपको बताना है कि दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी कौन सा रहा है? ढाका, चाड, दिल्ली, तेहरान। तो दुनिया का सबसे प्रदूषित कैपिटल, पॉल्यूटेड कैपिटल जो रहा वह बांग्लादेश की राजधानी ढाका रहा। क्वेश्चन नंबर 29 है, सुर्खियों में रहे हिमालयन ग्रिफन क्या है? हिमालयन ग्रिफन आपको बताना है कि क्या है। क्या यह एक दुर्लभ पक्षी है, दुर्लभ जानवर है, दुर्लभ पौधा है, या इनमें से कोई नहीं है? आप यह भी बता सकते हैं कि अगर कोई नहीं है तो इनमें से कोई नहीं आंसर हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर है कि सुर्खियों में रहे हिमालयन ग्रिफन जो है यह एक दुर्लभ पक्षी है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए दुर्लभ पक्षी। अगला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में भारत का स्थान क्या रहा? इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स, इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स में भारत का स्थान क्या रहा? अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में भारत का स्थान रहा 43वां। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 43वां। अगला प्रश्न है, विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2022 में भारत का स्थान कौन सा रहा? यहां देखिए आपको आंसर ऑलरेडी हाईलाइट कर दिया गया है। विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2022 में भारत का स्थान जो है ऑप्शन ए 136वां रहा। ठीक है, विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 में जारी कौन करता है? वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट को जारी किया जाता है यूनाइटेड नेशन सॉल्यूशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, राइट, यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क के द्वारा यह जारी किया जाता है। और सबसे प्रसन्न देश की अगर हम बात करें तो इसमें आता है फिनलैंड, डेनमार्क और आइलैंड। फिनलैंड नंबर 1, डेनमार्क नंबर 2 और आइलैंड नंबर 3। तो विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2022 में जो भारत का स्थान रहा वो आपको याद रखना है 136वां। नंबर 1 पर फिनलैंड, नंबर 2 पर डेनमार्क और नंबर 3 पर आइलैंड।
जारीकर्ता कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जो जारी किया जाता है यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क के द्वारा जारी किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत पाकिस्तान अस्थायी सिंधु आयोग की वार्षिक बैठक मार्च 2022 में कहां संपन्न हुआ? भारत पाकिस्तान के बीच जैसा कि आपको मालूम है एक सिंधु आयोग है, तो इसका अस्थायी सिंधु आयोग की वार्षिक बैठक जो है इस्लामाबाद में संपन्न हुआ था। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इस्लामाबाद। मार्च में इसका बैठक कहां पर हुआ था? इस्लामाबाद में हुआ था। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 33 है, वर्तमान में भारत के विदेश सचिव कौन है? तो वर्तमान में भारत के विदेश सचिव आपको बताना है। तो वर्तमान में भारत के विदेश सचिव कौन है? तो वो है विजय मोहन क्वात्रा। विजय मोहन क्वात्रा जो है वर्तमान में भारत के विदेश सचिव हैं। और अगर पूछे कि कौन से नंबर के हैं, तो ये 34 नंबर के वर्तमान में विदेश सचिव है भारत के। क्वेश्चन नंबर 34 देखिएगा, भारत के किस विकलांग खिलाड़ी ने दुबई में आयोजित 2022 के वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता? तो भारत के लिए जो पहला स्वर्ण पदक जीता था वो जीते थे प्रणय प्रशांत देसाई ने। तो प्रणय प्रशांत देसाई का नाम याद रखना है आपको कि वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स में भारत के लिए पहला जो गोल्ड है वो किन्होंने जीता? प्रणय प्रशांत देसाई ने। और यह कहां आयोजित हुआ था? तो दुबई में आयोजित हुआ था। विकलांग खिलाड़ी हैं यह, और इन्होंने वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता था। क्वेश्चन नंबर 35 है, भारत की पुरुष ट्रैप शूटिंग टीम ने मार्च 2022 में शॉटगन वर्ल्ड कप में कौन सा पदक जीता? भारत की पुरुष ट्रैप शूटिंग टीम ने मार्च 2022 में आयोजित शॉटगन वर्ल्ड कप में कौन सा पदक जीता है? तो ये जीता है रजत पदक, यानी सिल्वर मेडल। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिल्वर मेडल। क्वेश्चन नंबर 36 देखिएगा, भारत के किस पूर्व खिलाड़ी को मालदीव में स्पोर्ट्स आइकन से मार्च 2022 में सम्मानित किया गया था? भारत के किस पूर्व खिलाड़ी को मालदीव में, यहाँ कंट्री याद रखिए, मालदीव में स्पोर्ट्स आइकन से सम्मानित किया गया था? तो ये भारत के पूर्व खिलाड़ी कौन है? बताइए नाम जल्दी। सचिन हैं, सौरभ हैं, सुरेश हैं या मोहम्मद कैफ हैं? तो ये हैं सुरेश रैना। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सुरेश रैना। क्वेश्चन नंबर 37, भारत के किस राज्य ने पहली बार कार्बन न्यूट्रल, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसमें प्रश्न जो है छपने वाला है आपके पेपर में। भारत के किस राज्य ने पहली बार कार्बन न्यूट्रल फार्मिंग करने के लिए 2022-23 के बजट में धन आवंटित किया गया है? तो ये जो धन आवंटित है कार्बन न्यूट्रल फार्मिंग के लिए, यह केरल सरकार के द्वारा बजट में घोषित किया गया। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केरल सरकार। क्वेश्चन नंबर 38 देखिएगा, भारत की महिला टीम ने पहली बार किस खेल में मार्च 2022 में कांस्य पदक जीता है? भारत की महिला टीम ने पहली बार किस खेल में मार्च में 2022 में कांस्य पदक जीता है? ये 4 खेल आपको दिया गया है, अब वो बताना है कि किस में पहली बार कांस्य पदक जीता है। आपके पास ऑप्शन है ए, विश्व पैदल चाल चैंपियनशिप, विश्व हॉकी चैंपियनशिप, विश्व क्रिकेट चैंपियनशिप, विश्व कुश्ती चैंपियनशिप। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विश्व पैदल चाल चैंपियनशिप। यह मार्च 2022 में संपन्न हुआ था। अगला प्रश्न है, संगीत नाटक अकादमी के द्वारा वर्ल्ड पपेट्री दिवस 21 मार्च 2022 से कौन सा उत्सव भारत के 5 शहरों में मनाया गया? फिर से समझा देता हूं प्रश्न। जो वर्ल्ड पपेट्री डेज था 21 मार्च से, तो उसके अवसर पर आपसे पूछ रहा है कि भारत के वो 5 शहर में एक उत्सव मनाया गया था। भारत के 5 शहर में एक उत्सव मनाया गया था, उस उत्सव का नाम क्या है? वर्ल्ड पपेट्री डेज पर भारत के 5 शहर में एक उत्सव मनाया गया था, उसका नाम क्या है? ऑप्शन ए, पुतुल उत्सव, ऑप्शन बी, सिंधु दर्शन, ऑप्शन सी, खीर भवानी, ऑप्शन डी, लाई हरोबा। तो वर्ल्ड पपेट्री डेज 21 मार्च को मनाया जाता है। उसके अवसर पर भारत के 5 शहर, वो 5 शहर कौन कौन थे? दिल्ली, वाराणसी, हैदराबाद, अंगुल उड़ीसा में है और अगरतला त्रिपुरा में है। इन 5 शहरों में वर्ल्ड पपेट्री डे पर पुतुल दिवस मनाया गया था। ठीक है, पुतुल उत्सव मनाया गया था, पुतुल फेस्टिवल मनाया गया था। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पुतुल फेस्टिवल। एक प्रश्न मैं आपसे पूछ रहा हूं कि ये तीनों फेस्टिवल
कहां पर मनाया जाता है, यानी किस राज्य के द्वारा मनाया जाता है? राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। थोड़ा सा आप भी मेहनत कीजिए। सिंधु दर्शन, खीर भवानी और लाई हरवा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारे। कमेंट में लिखिए कि किस राज्य के द्वारा यह उत्सव मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 40, भारत सरकार के द्वारा ट्यूबरकुलोसिस बीमारी को कब तक समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार पूछा जाता है। ट्यूबरकुलोसिस भारत सरकार के द्वारा कब तक समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है? तो ये लक्ष्य रखा गया है 2025 तक। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 41 है, भारत में विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज किस नदी पर बनाया गया है? तो भारत में सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज आर्क ब्रिज बनाया गया है चेनाब नदी पर। JNK में चेनाब नदी पर यह भारत में सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज का निर्माण किया गया है। क्वेश्चन नंबर 42 है, भारत सरकार के द्वारा युद्धग्रस्त यूक्रेन से वहां रह रहे भारतीयों को लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो रसिया और यूक्रेन के बीच जब लड़ाई शुरू हुआ तो वहां बहुत सारे मेडिकल स्टूडेंट जो थे वो फंस गए थे, क्योंकि मेडिकल की पढ़ाई जो है यूक्रेन में सस्ती होती है और इसीलिए वहां पर इंडियंस जो हैं जाते हैं पढ़ने के लिए, तो वहां फंस गए थे। तो इंडियन सरकार के द्वारा एक ऑपरेशन चलाया गया था, ऑपरेशन गंगा, वहां से इवैक्यूएशन के लिए। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑपरेशन गंगा। अगला प्रश्न है, मार्च 2022 में प्रकाशित संयुक्त राष्ट्र संघ की वर्ष 2021 की सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स रिपोर्ट में भारत का स्थान कौन सा रहा? मार्च 2022 में एक यूनाइटेड नेशन के द्वारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स रिपोर्ट जारी किया गया था। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स रिपोर्ट इसके द्वारा यूनाइटेड नेशन के द्वारा जारी किया गया था। आपसे पूछ रहा है कि भारत का स्थान उसमें कौन सा रहा? तो भारत का इसमें स्थान कौन सा रहा? वो है 120वां। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 120वां। अच्छा, आपसे ये क्वेश्चन पूछ दे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स रिपोर्ट जो है, इसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स रिपोर्ट के रूप में कब स्वीकार किया गया था? तब आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो साहब ये 2015 में शुरू किया गया था और इसका टारगेट जो है 2030 तक का है। इससे पहले 2000 में मिलेनियम डेवलपमेंट गोल शुरू किया गया था, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, जिसे बाद में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का नाम दे दिया गया और ये 2015 में एक्सेप्ट किया गया था। अगला प्रश्न है, मार्च 2022 में घोषित किस राज्य की विधानसभा निर्वाचन में आम आदमी पार्टी ने सर्वाधिक सीट जीतकर पहली बार सरकार बनाई? तो यहां आप देखिए क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है, किस राज्य की विधानसभा निर्वाचन में? तो दिल्ली में तो पहले से इसकी सरकार थी, ठीक है। बिहार में है नहीं आम आदमी पार्टी का, उत्तराखंड में बीजेपी का है, गुजरात में बीजेपी का है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? पंजाब में। अगला प्रश्न है, संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन 2022 इन दो देशों के मध्य संपन्न हुआ? याद रखिएगा, मिलिट्री एक्सरसाइज धर्म गार्जियन। तो धर्म गार्जियन जो है 2022 किन दो देशों के बीच संपन्न हुआ? तो ये संपन्न हुआ है भारत और जापान के बीच, यही आसाम में संपन्न हुआ था। धर्म गार्जियन दो देशों के बीच, भारत और जापान के बीच। तो ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत और जापान। अगला प्रश्न एक्सरसाइज से ही, मिलिट्री एक्सरसाइज से, इनमें से किन दो देशों के मध्य थल सेनाओं का संयुक्त अभ्यास दस्तलिक 3 का आयोजन किया गया? तो दस्तलिक 3 का जो आयोजन है किन दो देशों के बीच हुआ? वह हुआ भारत और उज्बेकिस्तान के बीच। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत और उज्बेकिस्तान के बीच। तो याद रखिएगा, धर्म गार्जियन भारत और जापान के बीच, उसके बाद दस्तलिक 3 किसके बीच में? भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में। याद रखिए, थोड़ा सा नाम डिफिकल्ट है, दस्तलिक 3 जो है भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में। अगला है अभ्यास लैमितीय। तो अभ्यास लैमितीय 2022 किन दो देशों के बीच संपन्न हुआ? तो एक्सरसाइज लैमितीय संयुक्त सैनिक अभ्यास है, यह भी एक्सरसाइज लैमितीय किन दो देशों के बीच संपन्न हुआ? यह हुआ भारत और सेशल्स के बीच में। भारत और सेशल्स के बीच में एक्सरसाइज लैमितीय संपन्न हुआ था। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत और सेशल्स। अगला प्रश्न, अभ्यास वरुण 2022। तो अभ्यास वरुण 2022 का 20वां संस्करण जो है अरब सागर में किन दो देशों के बीच संपन्न हुआ? तो अरब सागर में हुआ है, किन दो देशों के बीच संपन्न हुआ? तो ये अभ्यास वरुण जो है
वह भारत और फ्रांस के बीच संपन्न हुआ है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत और फ्रांस के बीच में। नेक्स्ट प्रश्न, मिलिट्री एक्सरसाइज सिलिनेक्स 2022, सिलिनेक्स 2022। तो एक तो आपको मालूम चल जाएगा स्ली मतलब श्रीलंका। सिलिनेक्स जो है वो किसके बीच में हुआ? भारत और श्रीलंका के बीच में। तो संयुक्त नौसैनिक अभ्यास है, याद रखिएगा, नौसैनिक अभ्यास है सिलिनेक्स। कभी कभी यह भी पूछ देता है कि यह क्या नौसैनिक अभ्यास था, वायुसेना अभ्यास था, आर्मी का एक्सरसाइज था, या किसका था? तो सिलिनेक्स नौसैनिक अभ्यास था, भारत और श्रीलंका के बीच में संपन्न हुआ। सूरजकुंड हस्तशिल्प मेला का संबंध किस राज्य से है? तो सूरजकुंड हस्तशिल्प मेला का जो संबंध है वह है हरियाणा से। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हरियाणा। ठीक है, अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 51 है, विश्व भर के उच्च शैक्षणिक संस्थानों के निष्पादन के आधार पर जारी क्यूएस रैंकिंग 2023 के 1500 उच्च सैनिक संस्थानों में भारत के कितने संस्थान को शामिल किया गया था? तो क्यूएस रैंकिंग 2023 जारी किया गया है, उसमें 1500 हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूशन लिए गए हैं। उसमें भारत के टोटल 41 इंस्टीट्यूट को शामिल किया गया है। कितने? 41 इंस्टीट्यूट को शामिल किया गया है। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा राज्य विश्वविद्यालय, ठीक है, राज्य विश्वविद्यालय जो स्टेट यूनिवर्सिटी होता है के मामले में राज्यपाल की शक्तियां मुख्यमंत्री को ट्रांसफर करने को विधेयक विधानसभा में पारित किया गया? देखिए, बहुत ही चर्चा में यह प्रश्न रहा था। वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के द्वारा, वहां ममता बनर्जी की सरकार है, तो जब जगदीप धनखड़ जो कि वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति हैं, जब वो वहां के गवर्नर थे तो इन दोनों के बीच काफी टसल होता था। और यही कारण था कि जब ममता बनर्जी की सरकार ने जो गवर्नर के पावर था यूनिवर्सिटी के क्षेत्र में, उसकी सारे पावर जो है मुख्यमंत्री को ट्रांसफर करने के लिए एक विधेयक पारित किया। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न है, हाल ही में डीआरडीओ के द्वारा मध्य रेंज की अग्नि 4 मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। यह मिसाइल डैश प्रहार करती है। आपको बताना है कि अग्नि 4 जो मिसाइल है, एक चीज मैं बता दूं कि अग्नि 4 मिसाइल को फिर से परीक्षण किया गया है। ये पहली बार परीक्षण नहीं किया गया है, वो बार बार उसको रीटेस्ट किया जाता है। कोई भी मिसाइल होता है उसको बार बार रीटेस्ट किया जाता है। तो यह एक इंटरमीडिएट बैलिस्टिक मिसाइल है। इंटरमीडिएट रेंज कहने का मतलब है इसकी रेंज है टोटल 4000 किलोमीटर, और इसीलिए इसको इंटरमीडिएट रेंज यानी मध्यम दूरी का रेंज का मिसाइल कहते हैं। इसका पहला परीक्षण देखिए कब हुआ था? नवंबर 2011 में ही हुआ था। ठीक है, तो अग्नि 4 मिसाइल का पहला परीक्षण नवंबर 2011 में हुआ था। यह एक इंटरमीडिएट रेंज का बैलिस्टिक मिसाइल है और इसका रेंज कितना है? 4000 किलोमीटर। अब आपको बताना है कि क्या यह हवा से हवा मार करता है, हवा से सतह में मार करता है, या सतह से हवा में मार करता है, क्या है, या सतह से सतह पर मार करता है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा जो अग्नि 4 मिसाइल है वह सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। कौन सा है? सरफेस टू सरफेस मिसाइल, याद रखिएगा, सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। क्वेश्चन नंबर 54, हाल ही में रक्षा अनुसंधान संगठन यानी डीआरडीओ के द्वारा रात्रि काल में पृथ्वी 2 मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। इस परमाणु संपन्न, देखिए परमाणु संपन्न पृथ्वी जो है वो क्या है? परमाणु संपन्न मिसाइल है। इसकी मारक क्षमता आपको बताना है। जो हाल ही में रात्र में पृथ्वी 2 का सफल परीक्षण किया गया था, तो इसकी मारक क्षमता क्या है? इसकी मारक क्षमता साहब क्या है? 350 किलोमीटर। कितना? 350 किलोमीटर। याद रखिएगा, ये सब प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है। और आज का लास्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 55, हाल ही में इसरो ने PSLV C-53 के जरिए किस देश के 3 उपग्रहों को अंतरिक्ष के निचली कक्षा में सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? हाल ही में इसरो ने PSLV, तो PSLV में आपको मालूम है कि इंडिया को महारत हासिल है। PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होता है, इसका फुल फॉर्म पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C-53 के जरिए किस देश के उपग्रहों को अंतरिक्ष के निचली कक्षा में सफलतापूर्वक भारत ने लॉन्च किया है? तो वो है सिंगापुर। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिंगापुर। आई होप
यहाँ तक आपको क्लियर होगा।